नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। हम ये समझेंगे कि अगर हमें एक डॉक्टर बनना है तो हम किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स इसके होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, हम ये जानेंगे कि अगर हमें एक डॉक्टर बनना है तो उस डॉक्टर बनने से पहले हमें क्या क्या बातें पहले पता होनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हम किस तरीके से इसकी तैयारी करें ताकि हम सफल हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, तभी जाके आप एक डॉक्टर बनेंगे और ठीक ठाक मतलब बढ़िया डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज नीट के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें नीट एग्ज़ाम की, तो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही आज के समय इस टाइम इंडिया के चाहे जो भी कॉलेजेस हैं, नीट के थ्रू ही आप उनमें एंट्री पा सकते हैं, मतलब आपका एडमिशन हो सकता है या होता है। ठीक है, तो जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तभी आप एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं, और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि हमें एक बेहतर कॉलेज मिले। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टर होते हैं या जो मेडिकल फील्ड होता है, इनमें हम मेनली रूप से डॉक्टर्स की बात करें तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं आज के समय अगर बात करें तो ये जो प्रोफेशन होता है ना, ये गज़ब का है। मतलब अगर करियर की बात करें तो आप इसमें अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन अगर जब बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, मतलब अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं, तभी आपका करियर जो होता है एक उज्जवल होता है, मतलब भविष्य आपका उज्जवल भविष्य होता है। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे कि हमें एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन मिलेगा कैसे, क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ बेहतर कॉलेज के बारे में जो इंडिया के अंदर हैं। हम उनमें सबसे पहले अगर सबसे टॉप के कॉलेज की बात करें तो एम्स होता है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरीके से एक इंजीनियर का सपना होता है कि वो आईआईटी कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करे, उसी तरीके से अगर हम किसी भी मेडिकल फील्ड या मेडिकल स्टूडेंट की बात करें तो उसका भी यही सपना होता है कि हम एम्स से ही अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करें। ऐसा सपना होता है, लेकिन ना ये सपना हकीकत में तभी बदल पाता है जब उस चीज़ को आप पहले से जानते हो। ठीक है, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं, तभी जाके आपका सपना पूरा होता है। तो हम आपको बताएंगे कि देखिए, अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो एम्स हो गया, जिपमर हो गया, एएफएमसी हो गया। अब इनका थोड़ा फुल फॉर्म समझ लीजिए। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अगर हम जिपमर की बात करें तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये होता है। एएफएमसी की बात करें तो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज हैं टॉप के। अब देखिए, हम आपसे बता रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो इनके अलावा भारत के अन्य कॉलेजेस में, जैसे आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए या एडमिशन के लिए हमें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब जब आप नीट क्वालिफाई करते हैं तभी जाके रैंक के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिलते हैं और आप उनमें ये पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और एक डॉक्टर बन के निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो संस्थानों के लिए पात्रता आपकी होनी चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशन वाइज एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी आपकी है, तो 12 में यानी कि 12th में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 45% होना चाहिए। ओवरऑल बात कर रहे हैं कि 12 में जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 45% होना चाहिए, लेकिन हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायो की बात करें तो इसमें आपके 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगर हम ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरीज में आते हैं, तो 12th में जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 40%, और पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी आपका 40% होना चाहिए, तभी जाके आप इस नीट का फॉर्म फिल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए
हम बात करते हैं आयु की, मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 साल। मतलब अगर आप 17 साल के हैं तो एग्ज़ाम मतलब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम। मतलब ये है कि जब तक आपका मन कर रहा है ना तब तक ये फॉर्म फिल करिए, ये एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें, प्रयासों की संख्या की बात करें, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, तो जितनी बार चाहो उतनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के विधि की बात करें यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो परीक्षा होता है ये पेन और पेपर बेस्ड होता है, मतलब ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। परीक्षा समय यानी एग्ज़ाम टाइम ये आपका 3 घंटा होता है। प्रश्नों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होता है, ठीक है। और देखिए अगर हम भाषा की बात करें मतलब लैंग्वेज, आप हिंदी में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, उर्दू में दे सकते हैं, और ये सब लेके आप कुल 13 भाषाओं में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप हिंदी में भरते हैं ये फॉर्म, यानी कि एग्ज़ाम अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो इस हिंदी के साथ इंग्लिश भी आता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो उसमें हिंदी नहीं आता है, ठीक है। अगर उर्दू में भरते हैं तो इंग्लिश साथ में आएगी, या इंग्लिश के अलावा जितनी भी भाषाओं में आप ये फॉर्म फिल करते हैं उनके साथ हिंदी आता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर सही उत्तर आपका होता है तो इसमें आपके 4 मार्क्स बनते हैं, अगर गलत उत्तर होता है तो आपका 1 नंबर गया। ध्यान से क्वेश्चन करना होता है, आप खुद समझिए कि अगर आपका सही हुआ तो 4 मिला, अगर गलत हुआ तो 1 नंबर गया। और आप ये बात समझिए, अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपकी रैंक गिरती है। क्योंकि देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ के आगे बढ़िए। क्योंकि अगर 50-50 का ये गेम नहीं है, अगर ये गेम खेलेंगे तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, रैंक आपकी गिर जाएगी, फिर अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये एनटीए कंडक्ट कराता है, मतलब ये जो एग्ज़ाम है इसे आयोजित कराता है एनटीए, इसको बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम और देखते हैं इसके आगे की कहानी। हाँ जी, अब अगर हम इस पेपर की बात करें यानी कि नीट का जो पेपर होता है उसमें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो बायो में 2 पोर्शन आता है, एक जूलॉजी और बॉटनी। जो इसका पेपर होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, अब उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो नीट का पेपर होता है उसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये आपने देखा है। अब आगे समझिए, इस पेपर में 2 सेक्शन आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके, ठीक है। उसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो ये तीनों, ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें जूलॉजी और बॉटनी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें 45 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी 45 आता है, बायो में आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, 45 जूलॉजी से आता है और 45 बॉटनी से आता है, ठीक है। अब इसी की हम बात कर रहे हैं तो देखिए हर सेक्शन में, इनमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया होगा। सेक्शन ए में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 35 होगी और सेक्शन बी में 15 होगा। अटेम्प्ट क्वेश्चंस की बात करें कि अपने को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और सेक्शन बी में 15 में से केवल आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 35 15 50 हो गया, जिसमें से अगर सेक्शन बी में 5 आपको कम कर दिया है तो 10, यानी 35 और 10 45। तो आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। करेक्ट मार्क्स की बात करें तो 4 नंबर दोनों में मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपका गलत मार्क्स होता है, मतलब रॉन्ग मार्क्स की बात करें यानी कि गलत नंबर पे आपका 1 नंबर यहाँ से भी कटेगा और 1 नंबर यहाँ से भी कटेगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में जानकारी। ज़रा अब समझते हैं कि जो हमने देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन फिजिक्स से, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा। केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15। जूलॉजी में भी 35 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से
35 ये, 15 ये, बॉटनी में 35 ये और 15 ये। लेकिन इसमें आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये था परीक्षा यानी इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इस तरीके से ये एग्ज़ाम आता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर इसके कहानी को समझें तो जैसा कि हम ये समझें कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो अपने आप में एक बेहतर एग्ज़ाम है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि जो इसकी तैयारी करनी है, यानी कि नीट को जो अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें इसकी तैयारी किस तरीके से करनी होगी, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। देखिए अगर हम तैयारी की बात करें कि तैयारी कैसे करें, तो आप देखिए पॉइंट्स एकदम अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर सब कुछ जान गए और ये नहीं जाने तो भी एग्ज़ाम क्रैक होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर को जानते हैं आप और पढ़ते नहीं हैं तो एग्ज़ाम तो होगा नहीं। अब चलिए समझते हैं कि अगर ये तैयारी आपको करनी है तो किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो 11th और 12th जो होता है ना, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आप 11th 12th अच्छे से पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा तैयारी आपकी पहले ही हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, अगर 11th 12th अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, हर टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो आप आधे से ज़्यादा तैयारी पहले ही कर चुके हैं। मतलब केवल 11th और 12th के टॉपिक्स के बेस पे भी आप एग्ज़ाम इस नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब इतना होता है। ठीक है, देखिए क्योंकि पिछले साल के पेपर में देखा गया है कि लगभग 70% सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। ये गजब की चीज़ है। ठीक है, चलिए ये बात तो आप समझ गए। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं, जिससे आप टॉपिक्स को गहराई से समझ सकते हैं या समझ सकें और टफ सवालों को आसानी से सॉल्व यानी हल कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी भी अपने आप में बेहतर है, लेकिन इसके साथ आप कोई रेफरेंस बुक ज़रूर लीजिए। जिससे क्या होता है ना कि कभी कभी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर रेफरेंस बुक की हेल्प ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेहतर होता है, जिससे आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक भी अपने पास ज़रूर रखिए। कौन सी रेफरेंस बुक आपको लेनी चाहिए अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो हम उस चीज़ को बता देंगे, अदरवाइज़ हम एक आध वीडियो उसकी भी हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए वैसे तो नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अच्छे से आना चाहिए, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तुलना में काफ़ी कठिन होते हैं। ठीक है, देखिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो जो इनकी वॉट लगाने वाला सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स ही होता है। ये केमिस्ट्री भी बेहतर कर लेते हैं, मैथ भी बायो भी बेहतर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही फिजिक्स आता है ना तो इनकी हड्डी हिला देती है। तो आप ध्यान से समझिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 11th 12th की ना, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स और सवाल अच्छे से पढ़ें और सॉल्व भी करें। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए जी अब फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देते हैं। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल न ज़्यादा कठिन पूछे जाते हैं और ना ही ज़्यादा आसान। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि जो 11th 12th की केमिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत ही बेहतर बुक है। आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए, जो इसके एक्सरसाइज हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, वो आप ये समझिए कि एनसीईआरटी अगर आपका हो गया है तो आप ये सॉल्व कर लेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए 11th 12th की तैयारी के दौरान आप ज़रूर ये ध्यान रखिए, मतलब इस पढ़ाई के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हम एनसीईआरटी के चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे बायो है, हम उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री आपको ज़रूर 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 ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
अब समझिए आगे, डॉक्टर बनने के लिए आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भैया जा रहे हैं डॉक्टर बनने, तो बायो आपको तो आनी ही चाहिए, वो भी बेहतर तरीके से। इसीलिए इस एग्ज़ाम में 50% सवाल बायोलॉजी से आते हैं, जो फिजिक्स व केमिस्ट्री की तुलना में आसान माने जाते हैं, और ज़्यादातर एनसीईआरटी के ही प्रश्न आते हैं। ये बायो की बात हो रही है। तो 11th-12th की जो बायोलॉजी है ना, उसे आप ऐसे मानिए कि रट्टा मार दीजिए, पूरा एक एक लाइन आप चार्ट डालिए, तब आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आपसे बायो का क्वेश्चन फटाफट 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 सॉल्व होंगे। आप खुद दिमाग लगाइए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 हैं और घंटा भी आपको 3 ही मिलने वाला है, तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें बायो का पोर्शन होता है, मतलब 90 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे आप अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अगर आपने बुक भी अपनी एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ ली है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बायो में नहीं होती है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप ऐसे समझिए कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं बायो से, ठीक है। चलिए, तो हाँ, आपके बायो के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ये आपके लिए कंपलसरी है। इससे आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ मॉक टेस्ट करना न भूलें, यह आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो देखिए, हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि ये सारी बातें जो है ना, वो आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपको हमने 6 पॉइंट्स बता रखे हैं, इन 6 पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस करिए। आप ये मानिए कि आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद देखिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये सफिशिएंट है। इसके बाद आपको कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी ब्रांचें, कौन कौन से कोर्स करेंगे जिससे आप डॉक्टर बनेंगे, तो ये सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके की चाहिए, आपको क्या जानकारी और चाहिए, आप उसके लिए भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।